अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये सेशन जो है इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है और इंग्लिश का होना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं एक कामयाबी की जमानत मिल जाती है एक इंसान को। ऐसा भी समझने में आने लगा है इस वक्त में कि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया में, जो इंग्लिश के ज़रिए से जो है हम देखते हैं कि वो हमारे लिए मतलब हर जगह पर जो है इंग्लिश हमें नज़र आती है। ठीक है, तो हमें ये समझना है, ये जानना है कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है और इसके सीखने से क्या फ़ायदे हैं और हमारी पर्सनालिटी इसके सीखने से किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आइए आज हम जानते हैं। देखिए, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कोई फॉरेन कंट्रीज में हम पैदा नहीं हुए, हमारी पैदाइश नहीं हुई है। हर इंसान के लिए उसकी मदर टंग की बहुत वैल्यू है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी सच है कि जो चीज़ हम अपनी मदर टंग में सीखते हैं वो बेस्ट सीखते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि सेकंड लैंग्वेज मतलब जिसको हम हमारी मदर टंग के अलावा जो इस्तेमाल करते हैं सीखने के लिए या किसी भी तरह के काम के लिए, उसे हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. It is the method through which we share our ideas and thoughts with others. Okay, तो इंग्लिश के बारे में और एक लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि लैंग्वेज के बारे में हम क्या जानते हैं। इज द लैंग्वेज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज द मेथड थ्रू विच वी शेयर आवर आइडियाज. मतलब अगर हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अगर हमें अपने आप को बताना है, तो डेफिनेटली हम अपने आप को किसी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे। या तो हम बहुत खुश हैं, या तो हम बहुत परेशान हैं, या कोई भी चीज़ है जो हमारी फीलिंग्स है उसे हम एक्सप्रेस करने के लिए एक लैंग्वेज जरूर देते हैं। तो लैंग्वेज इज द बेस्ट सोर्स टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज एंड थॉट्स. Learning English is important, and people all over the world decide to study it as a second language. और इंग्लिश का सीखना बहुत ज़रूरी है, और सारी दुनिया में हम जानते हैं कि इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज की पोजीशन हासिल है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हम जानते हैं कि इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। और इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सिलेबस, हमारी नॉलेज, हमारी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, ये सब हमको इंग्लिश में मिल जाता है। ठीक है, तो स्कूल अथॉरिटीज़ ने इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की पोजीशन दी है। अब देखते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी। अगर हम देखते हैं कि इंग्लिश यूनिवर्सिटीज, जिसे इंग्लिश आती है तो वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाई कर सकता है। जैसे कि देखिए, at the university level, students in many countries study almost all their subjects in English in order to make the material more accessible to international students. यानी हमें ये जानना है कि ये समझना है कि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर, और हम अगर ये देखें तो हम ये देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है चली गई है। और हमारी स्टडीज के जितने भी ज्यादातर देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में ही हैं। ओके, तो ज्यादातर सब्जेक्ट्स जो है हम देखते हैं इंग्लिश में ही है। उसके बाद हम देखते हैं
English remains a major medium of instruction in schools and universities. देखिए, ना सिर्फ किताबें इंग्लिश में है, ना सिर्फ सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं वो इंग्लिश में है, जबकि हमें ये भी समझना है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो टीचर्स हमको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो भी इंग्लिश में ही होता है। ओके तो इसलिए इंग्लिश का एजुकेशन के फील्ड में होना बहुत जरूरी है और उसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिए कि अगर आप इंडिया में ही पढ़ाई करते हैं तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पर, अगर आप पाकिस्तान में हैं या कहीं और ऐसी जगह पर है जहां पर आप उर्दू जानते हैं, तो वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ तक अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया है या पाकिस्तान है, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी अगर यूनिवर्सिटीज है, अच्छी जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है, वहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही है, वहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में ही है। तो इंग्लिश का जानना हमारी एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे लिए इंग्लिश हमें अच्छे से आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी एजुकेशन को भी बेस्ट वे में गेन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स विच इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, ये जो है हुसैन रसूल, ये हमारे टीचर है आईओयू में, और अगर आप इनकी बुक्स, ये जो नोट्स है, अगर ये आप इनकी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स में से हैं आईओयू के, और इनकी नोट्स, इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी नॉलेज इतनी वास्ट है कि अगर आप इनकी बुक के 4 पेजेस भी पढ़ लेते हो ना, तो मैं समझती हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारी नॉलेज हासिल कर ली है। तो इंग्लिश, अगर आप सोचिए कि अगर ये इनकी मदर टंग मिसाल के तौर पे कुछ अलग है, अगर ये उस लैंग्वेज में लिखते तो इनकी सिर्फ कंट्री वाले उसे पढ़ पाते, लेकिन इन्होंने इस बुक को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, तो आज आप और हम सब इसका फायदा उठा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये समझना है, हमें जानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में उसकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए। ये हमारे स्केमा को बढ़ाती है। स्केमा किसे कहते हैं? अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं और हमें उसके उसके रिलेटेड कुछ नॉलेज पहले से होती है, ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से जमा होती रहती है वो स्केमा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे तो कई सारे हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, और उनकी किताबों से हम यकीनन फायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर हमें असाइनमेंट लिखना है या कुछ करना, इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो हम इन्हीं की बुक्स को रेफर करते हैं, और एक छोटी सी चीज को हम अलग अलग तरह से सीखते हैं और अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंग्लिश के जानने से हमारी नॉलेज में जो है एक तरह से एनहांसमेंट होता है। Many of the latest scientist discoveries are documented in English. हम जानते हैं जो बहुत सारे जो ग्रेट साइंटिस्ट है, उन्होंने जो किताबें लिखी है वो ज्यादातर हम जानते हैं वो साइंस की जो किताबें है वो इंग्लिश में ही लिखी गई है। अगर सोचिए वो इंग्लिश की जगह चाइनीज में लिखी होती या जापानीज में लिखी होती, तो क्या हम उससे फायदा उठा पाते? बिल्कुल नहीं उठा पाते। तो हमारे स्ट्रॉन्ग एजुकेशन के लिए इंग्लिश उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितना कि हमारे लिए किसी डिग्री का हासिल करना। अगर हमारे पास, देखिए, एक डिग्री तो किसी भी तरह से इंसान हासिल कर लेता है, बहुत अच्छे मार्क्स ना भी आए तो, लेकिन कुछ लोग देखिए बिल्कुल उसके लिए सख्त मेहनत करते हैं, और सख्त मेहनत करने के बाद जो है वो अपना उसमें बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कई किताबें पढ़ते हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। तो इस तरह से इल्म हासिल किया जा सकता है अलग अलग किताबों को पढ़ने से। इंग्लिश
लैंग्वेज जो है वो इंटरनेट की भी जबान, मतलब समझ लीजिए इंटरनेट की 50% नॉलेज और जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश में ही है। अगर आप गूगल करते हैं तो आप देखोगे कि 50%, अगर 50% अगर आप कहते हैं तो गूगल पर क्या ऐसी चीज है इस दुनिया में कि मैं समझती हूँ कि हमें नहीं मिलती है। तो 50% इंफॉर्मेशन हमें गूगल पर मिल जाती है, इंटरनेट के जरिए हमें मिल जाती है। तो उसकी इंटरनेट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और knowing English gives access to over half the content of the internet. ओके तो इंटरनेट के हाफ ऑफ द कंटेंट जो है हम जान लेते हैं। Knowing how to read English will allow access to billions of pages of information that may not be otherwise available. अगर आपको इंग्लिश आती है तो कई सारी इंफॉर्मेशन आपकी है, ये समझ लीजिए आप। अगर हमें इंग्लिश आती है तो इंग्लिश के जानने से ऑनलाइन बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम सीख सकते हैं। आज हम जानते हैं कि अब देखिए IOU एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। हम ऑनलाइन एक मोड ऑफ स्टडी हमारा क्या है, ऑनलाइन है। हम डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू इसको पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश के जानने से हम उस यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर हम इंग्लिश नहीं जानते तो हम वो कोर्स भी नहीं कर सकते। IOU का कोई कोर्स उर्दू में अवेलेबल नहीं है। ओके तो हमारे लिए उसका इंग्लिश में जानना, इंग्लिश की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। और उसके जरिए से क्या हुआ कि हमारे लिए एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी नॉलेज को हासिल करना जो है आसान हो गया। अब देखिए ट्रैवलिंग के वक्त हमारे लिए इंग्लिश कैसे इंपॉर्टेंस रखती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। With good understanding and communication in English, we can travel around the globe. यानी कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अराउंड द ग्लोब हर जगह पर जो है आप ट्रैवल कर सकते हो। अब आप मिसाल के तौर पर आप ये सोचिए कि अगर आप कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और आप बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं, तो क्या आप अमेरिका में जाकर उन लोगों को उर्दू में बात करेंगे और आपको वो लोग बहुत खैर मुकद्दम करेंगे आपका? ऐसा नहीं होगा। हमें जब हमें इसका अंदाजा नहीं होता है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी जरूरत क्या है। एक कोट है इंग्लिश में कि ट्रैवलिंग वाइडन्स द माइंड्स, मतलब जो ट्रैवलिंग है हमारे जहन को कुशादा करती है। जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है तो उसे पता चलने लगता है उनका बिहेवियर, लोगों अलग अलग तरह के लोगों को वो जानने लगता है। अच्छा वो जानेगा उस वक्त जब वो उनकी जबान समझेगा। अगर आप 10 साल भी जाकर किसी ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ की आप जबान नहीं जानते तो आप उन लोगों को भी नहीं जान सकते। उन लोगों को जानने के लिए हमारा उनकी जबान को समझना भी जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें हमें जहन में रखनी है। When you travel and are able to speak English well, it is more than likely that you will experience greater ease and confidence when interacting with local people and simultaneously gaining fascinating insight into their lives. तो अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे। आपको पता है अक्सर ये भी देखने में आता है कि जो बेचारे इंग्लिश नहीं जानते हैं वो अपने किसी दोस्त को ले जाते हैं। अगर कोई फॉरेन से आता है या किसी से बात करना होता है तो कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम हमारे साथ चलो। तो फैक्ट है ये, ऐसा होता है। लोग अगर इंग्लिश नहीं आती है तो थोड़ा सा अपने आप को एम्बैरेसिंग फील करते हैं। और ये भी समझ लीजिए बात को, जब आप इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो लोग आपको भले ही आपकी डिग्री नहीं जानते हैं लेकिन आपको पढ़ा लिखा जरूर कहेंगे। समझिए आप? तो ये चीज आज माशरे का हिस्सा बन चुकी है हमारे, ये हमारी सोसाइटी की अहम जरूरत बन चुकी है। देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बेशक रिस्क का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है, लेकिन हमसे ये नहीं कहा गया है, अल्लाह के रसूल ने हमें ये नहीं सिखाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कोशिश ना करें और घर बैठे बैठे हमें रिस्क आ जाए। नहीं, हमें कोशिश करनी है, हमें मेहनत जरूर करनी है।
और आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतना ज्यादा कट थ्रोट का कंपटीशन है कि एक से बढ़कर एक कैंडिडेट मिलते हैं। तो हमें अपने अंदर वो चीजें लानी है। हमें जो है ना जॉब की तलाश नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक अच्छे जॉब को भी हमारी तलाश होनी चाहिए, एक अच्छी कंपनी भी हमारा इंतजार करना चाहिए। हमें अपने आप को उतना काबिल बनाना है। एक चीज हमेशा याद रखिए कि हालांकि ये ज़ईफ हदीस है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर is dear to Allah than to a weak woman, okay, than to a weak believer। मतलब एक कमजोर मोमिन के मुकाबले में अल्लाह के नजदीक पसंदीदा वो है जो मजबूत हो, कवी हो, जिसके पास ज्यादा सलाहियतें हैं। तो हमें, और याद रखिए, आप जितने ज्यादा स्किल्ड होंगे, जितने ज्यादा टैलेंटेड होंगे, जॉब ढूंढने में आपको कभी परेशानी नहीं आ सकती। और उसमें जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो आपकी लैंग्वेज है। तो जॉब में जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाली लैंग्वेज इंग्लिश ही है। Knowing English increases the chances of getting a good job in a multinational company. Research from all over the world shows that cross-border business communication is most often conducted in English, and many international companies expect employees to be fluent in English. Really, a screenshot. आज Job सारे ऑनलाइन बिजनेस जॉब्स हमने देखे हैं, 50,000 है, लाख रुपीस सैलरी है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो है इंडिया में जो है वो रिमोट वे में जो है ऑपरेट करती है। और हम जानते हैं कि कई ऐसे ब्रदर्स है, कई ऐसे सिस्टर्स है जो इसके लिए काम करते हैं। मंथली 50,000 से भी ज्यादा उनकी सैलरीज है। उनका सिर्फ क्या है मोड, किस तरह से उनका मोड ऑफ वर्किंग हमें पता है ऑनलाइन है, लेकिन वो बात कैसे करते हैं, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन के लिए वो हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। और जिसकी जितनी अच्छी इंग्लिश होती है, हम देखते हैं उतनी अच्छी कंपनी में उन्हें जॉब मिल जाता है। तो इंग्लिश का, और देखिए कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको प्रेजेंटेबल बनाती है। आप किसी के सामने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो अगर आप इंग्लिश जानते हो। और आपको इंग्लिश जब आपको बताना है इंग्लिश में कोई चीज, तो आप उस वक्त ये नहीं सोचोगे कि ये इंडिया से है, पाकिस्तान से है, श्रीलंका से है। communication is the most often if I am using English, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे मस्ट नो दिस। ये चीज हमारे जहन में आती है, आप इसे माने, इसकी अहमियत तो समझें। English language is an international medium of communication. People use English as a second language to interact and communicate on a daily basis. लोग जो है इंटरैक्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं। The English language is a key factor in gaining access to many things. If you are well versed with the English language, then it can actively help you to learn about new things. और आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो ट्रस्ट मी, आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आसानी से एनरोल कर सकते हैं। Be it in your career or in terms of knowledge, English language is universally acceptable. ज्यादातर कंट्रीज में जो है आपको इंग्लिश मिल जाएगी, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। English language communication is better as every job skill require English communication. It gives you the power to do things your way. As it's one of the most influential languages, it's great tool to understand. अच्छा, एक चीज ये भी याद रखना है कि अगर आप टीचिंग भी करते हैं ना, तो टीचर्स को भी अपॉइंट करते वक्त हम ये देखते जरूर है। अगर मैं आपको बताऊं एज अ प्रिंसिपल, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मुझे मैथ्स टीचर भी रखना है, अगर मुझे साइंस शेयर करना है, तब भी मैं उसका इंग्लिश का टेस्ट जरूर लेती हूँ। समझ रहे हैं आप? क्योंकि साइंस की कोई जबान नहीं है, अलग कोई साइंस की जबान नहीं है। साइंस का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही है। मुझे ये देखना जरूरी है कि अगर मैं अपनी स्कूल में उसको हायर कर रही हूँ, तो हमारी स्कूल में इंग्लिश में वो एक्सप्लेनेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है।
तो ये चीज भी जरूरी है, ये चीज का जानना जरूरी है। आप अगर एजुकेशन की फील्ड में हो तब भी आपका जरूरी है, अगर आप किसी और फील्ड में हो और आप एजुकेशन से जुड़े हो, क्वालिफाइड हो, तो आपको इंग्लिश में प्रेजेंट करना आना चाहिए हर चीज। अच्छा, ये बता सकते हैं आप लोग, ये एक मैं आप सबके लिए लाई हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं ये सब कौन है? एक इंटरैक्शन मुझे चाहिए आपसे प्लीज। एक थोड़े इसमें से किसी को कभी देखा है, बता सकते हैं आप लोग, प्लीज बताएं। यस मैम। यस मैम, देखे ये सारे लोग आपको पता है ना पब्लिक स्पीकर्स हैं। नौमान अली है, आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है? कम से कम ये बताएं। इस्लामिक स्कॉलर्स है, यस, वेरी गुड। मुफ्ती मेंग, नौमान अली खान, थैंक यू सो मच, है ना। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप सबसे सवाल करती हूँ, और ये सवाल मेरा एक जनरल है। जो मौलवी होते हैं और जो बहुत ज्यादा दीनी बातों में या दीनी कामों में इन्वॉल्व रहते हैं माशाल्लाह, उन ब्रदर्स से और उन सिस्टर्स से मेरा ये सवाल है कि आपको अंग्रेजी जबान में देखती हूँ कि बहुत ज्यादा अगर कोई बहुत इस्लामिक पर्सपेक्टिव में अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अच्छा, मैं अरबिक ज़बान का यहाँ पर इनकार नहीं करती हूँ, मैं समझती हूँ कि अरबिक ज़बान से बेहतरीन ज़बान कोई नहीं हो सकती। वो हमें सीखना है, कुरान को समझना है, वो एक अपना एक अलग जगह है, उसकी हम उससे कंपेयर कभी किसी चीज़ को कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे सवाल करती हूँ कि ये सारे स्पीकर्स, हम जानते हैं कि लैंग्वेज में ये स्पीच देते हैं। आप लोग पढ़ते गलत नहीं है। किस लैंग्वेज में स्पीच देते हैं ये लोग? इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में देते हैं, राइट? जी। मैं आपको एक बहुत बड़ा सा फैक्ट बताती हूँ। 67 डिफरेंट कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में ऐसी है जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जो बहुत दीनी मामलों में और आगे रहते हैं और जो इंग्लिश को बुरा भला कहते हैं, वो कहते हैं ना कि हम जो है अपने बच्चों को जो है इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, हमें अंग्रेजी तहजीब नहीं चाहिए। मैं आपसे सवाल करती हूँ इस बात का कि इंडिया और पाकिस्तान में ही उर्दू बोली जाती है, ठीक है? और अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के लोग कहीं सऊदी में जाते हैं, कभी दुबई में जाते हैं, या किसी भी मुल्क, किसी भी दुनिया की किसी कंट्री में जाते हैं, तो यही लोग उर्दू बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमें अल्लाह के दीन की दावत अगर लोगों तक देना है तो ये जो 67 कंट्रीज हैं, इनको आप उर्दू में जाकर दावत देंगे? मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या ये 67, अच्छा ये रिपोर्ट भी इसी साल की लेटेस्ट अपडेटेड रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने ढूंढा है, 19 अप्रैल 2022 की रिपोर्ट है ये, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 67 कंट्रीज ऐसी है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर ये हमारे भाई, हमारी सिस्टर्स अगर इंग्लिश में स्पीच नहीं देंगे तो आप मुझे बताइए कि अल्लाह 27 ऐसी जहाँ आगे की बोली जाती है। क्या इनमें से ये 67 कंट्रीज में से इनमें से हर कोई अरबिक जानता है? नहीं जानता है। क्या इनमें से हर कोई उर्दू जानता है? नहीं जानता है। तो फिर हम अल्लाह के दीन के कामों को कैसे करेंगे अगर जब कोई बुक इंग्लिश में नहीं होगी, जब कोई स्पीकर इंग्लिश में नहीं होगा, तो इन तक अल्लाह के दीन की दावत कैसे पहुंचेगी? कैसे इनकी गलत फहमियां दिमाग से निकाली जाएगी? कभी सोचा है इस बारे में? मैं ये समझती हूँ कि कहने के लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी जज्बात में बातें लिख देते हैं। ऐसी आलिमाएं लोग भी मैं देखती हूँ, उल्मा भी देखती हूँ कि तालीम से दूर रखते हैं, बोलते हैं कि बस हम कम उम्र में अपनी बच्चियों की शादी करा देंगे, हमें पढ़ाना नहीं है, अंग्रेजी तालीम तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर हम इन 67 कंट्रीज में अगर दावत पहुंचाना है, और इसके अलावा भी देखिए 27 नॉन सॉवरेन एंटिटीज ऐसी है जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, मतलब पूरी दुनिया का एक कसीर तादाद, एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो इंग्लिश जानते हैं, जो इंग्लिश समझते हैं, जो अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम और आप क्यों इसको सीखने से अपने आप को बचाते हैं? हम और आप क्यों ये नहीं सोचते कि हम अल्लाह के दीन की खातिर ही इसे सीखेंगे?
how I want to, how I'm going to, spread the knowledge of Allah if, if people are not aware of English, how they will spread the word of Allah. Just think about it. आप मराठी जबान की उनको बुक नहीं दोगे, आप तेलुगु नहीं दे सकते, आप इन 67 कंट्रीज के साथ, और हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 5वां अल्लाह का दीन है, अगर आपकी 3 औलादे हैं तो 4था अल्लाह का दीन है, जो फर्ज है। जो अल्लाह के दीन का काम नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये दूसरों का काम है, वो गलत सोचते हैं। आपकी और हमारी इनफरादी जिम्मेदारी भी है कि हम अल्लाह के दीन को लोगों तक खुद भी अमल करें और लोगों तक भी पहुंचाए। तो ये ऑफिशियल कंट्रीज को कैसे हम डील करेंगे, आप सोचिए इस बारे में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश का हमारा जानना बहुत जरूरी है। अगर हम दावा चाहते हैं, तो दावा करना चाहते हैं, अल्लाह के दीन को फैलाना चाहते हैं, देन वी मस्ट बी मास्टर इन दिस लैंग्वेज। अब हम ये जरूर सोचेंगे कि इंग्लिश की अगर इतनी इम्पोर्टेंस है तो हमें इंग्लिश सीख लेना चाहिए, है ना। हम में से अब हर कोई तो ये सोचेगा, और हम सीखने के लिए कोशिश भी करते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। तो एक छोटी सी हमारी जो कमी है, हम उस पर थोड़ा नजर करते हैं और फटाफट फिर दूसरे जो है उस पर जाते हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज योर ओन कैपेसिटी टू लर्न एंड योर लर्निंग स्टाइल। आप सोचोगे कि मेरी इस फ्रेंड ने इस बुक को पढ़ा और ये ऐप में गई और उसने जो है सीख लिया, मैं भी ऐसे सीखूंगी। नहीं, हर इंसान एक अलग फितरत में, हर इंसान की एक अलग फितरत होती है, हर इंसान का एक अलग कैरेक्टर होता है, उसका स्टाइल अलग होता है। एक माँ के सारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। तो हम क्यों अपने आप को पहचान नहीं पाते, हम कोई नई चीज नहीं सीख पाते? उसकी सबसे अहम वजह ये है कि हमें पता नहीं है कि हम कौन सा लर्निंग स्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो हम ये चीज सीख पाएंगे। समझे, सबसे बड़ी कमी हमारी ये है। If you are a visual learner, seek out images, movies and graphs complement this strength। देखिए, मूवीज का मतलब यहाँ पर गलत मत लीजिएगा। कुछ मूवीज बहुत साफ सुथरी होती है, अच्छी होती है, और हमें उसको देखकर हम इंग्लिश जरूर सीख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखते हैं, इफ यू आर अ विजुअल लर्नर, अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज हम देखकर सीख सकते हैं तो हमें कोई पिक्चर्स लेना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि मतलब जब कोई सेंटेंस लिखा होता है तो वो पिक्चर के जरिए भी बताया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला जो लर्निंग का जो पहला स्टेप है ना, जो फर्स्ट स्टेप है, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, तो उसके लिए अपने आप को है ना थोड़ी सी आसानी दीजिए। आप आसान वे में पहले बुरी ना देख। If you are a verbal learner, use textual sources। अगर आप वर्बल है, वर्बल मतलब जबान से पढ़कर जो है समझने वाले हैं, सीख सकते हैं, तो आप वर्बली जो है आप उसको टेक्सचुअल सोर्सेस देखिए जो लिखे हुए होते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम लिसनिंग टू द रेडियो। देखिए, इन तीनों में जो, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑडिटरी लर्नर थे, क्योंकि अल्लाह के वो पढ़ नहीं सकते थे, हम जानते हैं। और जब अल्लाह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान उनके पास लाते तो वो सुनकर याद करते। और आप देखिए कि लर्नर्स में सबसे चैलेंजिंग जो लर्नर होता है वो ऑडिटरी लर्नर होता है, क्योंकि देखिए जब हम कोई चीज को सुनने जाते हैं ना तो हमारा जहन हमें बहुत मतलब कहीं ना कहीं खलल आ जाता है। कोई चीज ऐसी होती है कि हमें किसी और चीज पर फोकस करना चाहिए और हमारा जहन कहीं और होता है। तो ये जो है ना ऑडिटरी लर्नर, एक्चुअली में ये बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर कोई ऑडिटरी लर्नर है, मैं समझती हूँ वो बेस्ट लर्नर है, इस पर हमें फोकस्ड करना है। और इसमें वो तो आपने डाली नहीं, फोटो खींचना है ना। Identify through informal testing and trusted friends where your strength and weakness are concerning English and they consider where you need to improve. Okay, तो हमारे जो फ्रेंड्स है हमें उनसे भी मशवरा लेना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें अपने बारे में दूसरों से पता चलती है, तो हमें जब हम किसी से बात करेंगे तो हम पहले कैसे बात करते थे और अब कैसे बात करते हैं, हमारा जो रेटिंग है, हमारा जो इम्प्रूवमेंट का जो लेवल है वो कितना बढ़ा है, क्या घट गया है, ये चीज हमें इस पर भी नजर रखनी चाहिए।
Set reasonable and attainable goals that can serve to guide you as your progress. Okay, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है, हमें उसको मेजर करते रहना है. Such goals can be specific vocabulary development, taking a formal course, reading a book, or joining an online English forum for active participation. मतलब ये सारी चीजें हैं जिसके चेक करने से हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर बेहतरीन इम्प्रूवमेंट आता है. ओके, तो एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है. और आज मैं ये समझती हूँ कि लोगों ने ना बहुत जल्दी पैकअप कर लिया है. सच में मैं बता रही हूँ, पैकअप बहुत जल्दी कर लिया. अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, उसे आगे नहीं पढ़ना है, उसे आगे कुछ नहीं सीखना है. अगर किसी ने आलिमा का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो बस उसने पैकअप कर लिया, उसे आगे नहीं बढ़ना है. हमारी लाइफ में मैं आपको बताऊं, मैं एक्सपीरियंस मैंने किया है कि लोग फुल स्टॉप बहुत जल्दी लगाते थे अपनी लाइफ में. वो सीखते नहीं है, उन्हें और एक के बाद एक चीजें सीखने का कभी शौक नहीं होता. अगर आपके अंदर एक लर्नर नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते. आपको जो आती है ना चीजें, वो भी धीरे धीरे डिमिनिश होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, कमजोर पड़ जाओगे आप. लेकिन अगर इल्म की जो है ना, इल्म का मामला वो नर्म मिट्टी की तरह है, जिस पर अगर पानी डाला जाए तो वो जरखेज हो जाती है और बेहतरीन अनाज देती है. तो हमें चाहिए कि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, और सही इस्तेमाल करने के अलावा हमें चाहिए कि हम अपने वक्त को अल्लाह के दीन के कामों में भी लगाएं, और उसके लिए हमें अपनी सलाहियतों को बढ़ाना भी जरूरी है. ठीक है, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे. अब हम प्रोग्राम के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. देखिए, ग्रामर में जो फर्स्ट है हमारा, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस है, और कॉन्वर्सेशन है. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के क्या फायदे हैं. सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के क्या फायदे हैं. कि अक्सर लोग कहते हैं कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की कोई वैल्यू नहीं है और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन वो गलत बोलते हैं. ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं. ठीक है, तो क्या फायदा है, आइए हम देखते हैं. पहले, using good pronunciation help others understand you more quickly. यानी अगर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ किसी से बात करते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं वो आसानी से समझ सकता है. देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, एक कोट है इंग्लिश में कि a well begun is half done. अच्छी शुरुआत अच्छी शुरुआत किसी भी चीज में होती है, वो मतलब आपके आधे काम को खत्म कर देती, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन वो उसकी स्टार्ट अच्छी होने की वजह से बहुत हद तक उसकी आने वाली मुश्किलें दूर हो जाती है. तो जो कम्युनिकेशन में जो सबसे पहली चीज है वो क्या है कि आप सही तरह से प्रोनाउंस करें हर वर्ड को. अगर आप कुछ अलग चीज है और आप कुछ अलग कहते हैं, ओके, तो वो उसका मतलब भी चेंज हो जाएगा. और अभी देखिए, जैसे कि एक मिसाल है कि अगर हम ज्यादातर जो लोगों को सबसे ज्यादा होती है सर्दी खांसी होती है, अब हम इसे क्या पढ़ते हैं, कफ हो गया है, हम बोलते हैं कफ हो गया, लेकिन जो खांसी को इसे कफ नहीं पढ़ते, इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉफ. आई हैव कोल्ड एंड कॉफ, मुझे सर्दी और खांसी है. तो मसला ये है कि हम जो है प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से लोग हमें ठीक से समझ नहीं पाते और हम अपनी बात को ठीक तरह से रख नहीं पाते. Having a good pronunciation makes learning English a second language easier. जिस इंसान का pronunciation जितना eloquent होगा, जितना ही clear होगा, वो लोगों में उतना ही ज्यादा लोग उसकी बातों को उतनी ही अच्छी तरह से comprehend कर सकते हैं, समझ सकते हैं.
समझ रहे हैं आप? अगर आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप अपनी बात को ठीक तरह से रख रहे हैं। अभी अगर यही लेक्चर की बात ले ली जाए कि अगर मैंने बहुत फास्ट पढ़ा और मैं अगर बहुत फास्ट पढ़ रही हूँ और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या फायदा है? और वही चीज अगर हम स्लो स्पीड में पढ़ें, कहें किसी से और सही तरीके से कहें, तो उससे क्या होगा, इंसान के लिए वो चीज को समझने में आसानी हो जाती है। गुड प्रोनाउंसिएशन कैन हेल्प इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। सोशल किसे कहते हैं? जो हम लोगों से मिलते जुलते हैं उसे हम सोशल कहते हैं। अब जो हम लोगों से जब मिलते हैं, जब हम लोगों से जब बात करते हैं और हमारी बात जो है बहुत क्लियर होती है, लोग आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल उस तरह से कि जैसे कि कहा जाता है कि अ वेल स्टेटेड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसे अच्छे से बयान कर दिया जाए, सही तरीके से बयान कर दिया जाए, तो वो आधा सॉल्व हो जाता है। अगर आप डॉक्टर से दवाई लेने जाते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप वो छुपाते हो फिर बाद में बताते हो, तो क्या इलाज होगा? नहीं हो पाएगा। बिल्कुल उसी तरह से सही प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर आप बात करते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं सामने वाला वो समझ लेगा, और जब सामने वाला उस बात को समझ लेगा तो इंशाल्लाह क्या होगा, उसके समझने से ये फायदा होगा कि आपकी वो बात समझेगा तो वो आपके लिए काम भी करेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये वर्ड ऐसा है कि लोग उसको बहुत अपने अपने तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है प्रोनाउंसिएशन में। अब देखिए, ए फॉर अमेरिका और बी फॉर ब्रिटिश, ना ऐसा समझना है आपको। अब अगर SCHEDULE, ये सबसे पहले तो ये नाउन है यहाँ पर जो मैंने लिया है, ओके। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जब कोई वर्ड हम लेते हैं तो हमें देखना है कि वो क्या है, नाउन है, चाहे ये पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, कोई भी टेंस हो, ये इसकी स्पेलिंग यही रहेगी। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? अमेरिकन में इसको पढ़ते हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल, ये जो एच है ना, इसको हल्के से बोलना है, स्केड्यूल। और उसी तरह उसे ब्रिटिश में हम कैसे कहते हैं? शेड्यूल। शेड्यूल, स्केड्यूल या शेड्यूल। मैं आपको जो है, जैसे कि किसी ने कहा था कि आप जो ये कोर्स है कितने दिन तक रोज होगा, मैंने कहा था नहीं, ये कोर्स नहीं है, ये वर्कशॉप है, क्योंकि आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल और हमारा शेड्यूल बहुत हैक्टिक है, ओके। तो स्केड्यूल हमारे पास अगर हैक्टिक नहीं होता तो आई वुड हैव गिवन यू मोर टाइम। उसका मतलब क्या होता है? अ प्लान ऑफ थिंग्स that will happen or just wait, work that will happen on or of work that must be done. We both have such hectic schedule. यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि a plan of things that will happen or of work that must be done, मतलब ऐसा काम जो प्लान किया गया है और उसे करना है, ठीक है। तो we both have such hectic schedule. तो यहाँ पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग इसे गलत करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं जो हम सीखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे कि ये है, मैं आपको बता रही थी, बचपन से हमने यही सीखा है, हमारी स्कूल में टीचर्स भी हमें यही सिखाई है कि इसे बरी कहते हैं, लेकिन ये बरी नहीं है। ये जिस तरह से हम स्ट्रॉबेरी में जो बेरी लगाते हैं ना, वैसा है ये बेरी, ओके। आई वॉन्ट टू बेरी इन मदीना इफ आई से दिस, ओके। सो बेरी मतलब दफन कर देना किसी चीज, है ना, अंडरग्राउंड कर देना। उसी तरह से वेडनेसडे नहीं होता है, क्या होता है? वेंसडे। ये जो डी है, इसमें डी को नहीं पढ़ा जाता है और उसकी जगह जेड का साउंड हम देते हैं, वेंसडे। वेंसडे, ओके। मतलब इसमें हमने देखा कि डायरेक्ट हमने क्या लेकर आए हैं, WE और ये NEZ आ गया, तो डी इसमें है ही नहीं, वेंसडे। अक्सर हम बायोडेटा कहते हैं, बायोडेटा जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, हमें जब नौकरी वगैरह चाहिए होता है। और ये क्या होता है? रिज्यूम बोलते हैं सब लोग, रिज्यूम नहीं। रिज्यूम अगर आप कहते हैं तो वो वर्ब फॉर्म में कहते हैं, रिज्यूम करना।
हाँ, याद रखिए कि रिज्यूम वर्ड गलत नहीं है। अगर हम रिज्यूम कहते हैं तो वो वर्ब होगा, ओके, कि कल से मैं जॉब रिज्यूम करूंगा, ओके, आई एम गोइंग टू रिज्यूम माय जॉब फ्रॉम टुमारो। सो रिज्यूम ज्वाइन करना वापस इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिज्यूम RESUME है और आप उसे नाउन फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे रेज्यूमे, ओके, रेज्यूमे। कुछ लोग कहते हैं कि अरे CV और रेज्यूमे सेम तो होता है, नहीं, गलत बात कहते हैं वो लोग। रेज्यूमे जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी डिटेल्स लिखी होती है, लेकिन CV जिसे करिकुलम विटा भी कहते हैं, या जो उसे जो है हम जानते हैं कि उसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारी डिटेल में होती है, उसे हम CV कहते हैं। लेकिन अगर आप रेज्यूमे के बारे में बात कर रहे हो तो वो उसमें आपकी इंफॉर्मेशन शॉर्ट में लिखी होती है जिससे आपको नौकरी मिल सकती है। तो अगर वो नाउन फॉर्म में है तो वो रेज्यूमे है, अगर वो वर्ब फॉर्म में है तो वो रेज्यूम है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, प्रमोशन लोग कहते हैं, प्रमोशन नहीं, क्या है ये, प्रमोशन, इट्स प्रमोशन। और इसमें ना ये H का साउंड यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो उसमें H का हल्का सा साउंड है, इट्स प्रमो। और ये MO जो है ना, इसमें हल्का सा W का भी साउंड है, ओके। तो वो कैसा हो जाएगा, प्रमोशन, प्रमोशन। ये प्रमोशन नहीं है, प्रू नहीं होगा, प्रो नहीं होगा, इट्स प्रमोशन, इस तरह से। उसी तरह से इसे लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, तलफ्फुज जिसे हम कहते हैं, इसका सही कहने का तरीका है प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, ओके। अब इसे देखिए, एपिटोम कहते हैं कुछ लोग, लेकिन इसका सही प्रोनंसिएशन है एपिटमी। एपिटमी का मतलब होता है किसी भी चीज का बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि शी लुक्ड द एपिटमी ऑफ एलिगेंस। अच्छा, जब वावल से पहले THE होता है तो हम उसे दी पढ़ते हैं, जैसे दी एप्पल, द बनाना, ओके। ये इसको याद रखिए आप लोग कि अगर हम दी लिखते हैं, जैसे दी एप्पल है तो इसमें इसे हम दी एप्पल पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम द बॉल लिखते हैं तो ये वावेल, बी जो है वावेल नहीं है, ओके, कॉन्सोनेंट है। ये यहाँ पर वावेल है, इसीलिए हम इसे दी पढ़ेंगे, दी एप्पल, और यहाँ पर हम द बॉल पढ़ेंगे क्योंकि ये वावेल नहीं है, ठीक है। तो शी लुक्ड द एपिटमी ऑफ एलिगेंस। वो एलिगेंस हम पता है ना, मतलब हाई क्वालिटी, एकदम रॉयल जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि वो मतलब उसकी मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है। तो एपिटमी एक ऐसा वर्ड है जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा लगता है बहुत खानदानी लफ्ज है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत एफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और भी है जो बहुत आसानी से याद रखी जा सकती है कि अगर इससे पहले ये द आ गया है तो ये चीज नाउन ही होगी। एकदम क्लियर रखना अपने जहन में कि द नाउन से पहले ही लगता है, तो ये जो है क्या होगा, नाउन ही होगा, ठीक है। ये चीज हमको जहन में याद रखना है अपने। अब देखिए, करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस। इसमें आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या यहाँ तक हर किसी को समझ में आ चुका है? कोई ऐसी चीज है जो फिर आपको समझ में नहीं आ रही है? कोई ऐसा सवाल है जो आप हमसे करना चाहते हैं? नो मैम। हाँ सिस्टर, बोलिए आप। चैट बॉक्स में तो नहीं लिखा आपने, आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, बोलिए आप। हेलो, आपकी आवाज हमें आ नहीं रही है, लेकिन अगर आप जो कहना चाहती हैं, अगर आप चैट बॉक्स में भेज दे लिखकर तो हम उस पर जरूर गौर करते हैं, ठीक है। जो भी कहना है, अगर आप सिस्टर समीरा आप कुछ कहना चाहती है तो आप मुझे चैट बॉक्स में भेज दे लिखकर। अब देखते हैं करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस, ओके। करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, और मैं समझती हूँ कि आपको दिन में एटलीस्ट
10 मिनट्स तो इसको सीखने के लिए देना ही चाहिए। अब देखिए जैसे कि योर हेयर्स आर रियली ब्यूटीफुल, योर हेयर इज रियली ब्यूटीफुल। हेयर का अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, जो भी है वो कभी भी आपको एस नहीं लगेगा। वो हेयर सिंगुलर में भी हेयर है और वो प्लूरल में भी हेयर है। समझ रहे हैं आप? तो इसको हमें जहन में रखना है, हमें याद रखना है। वी नीड टू रिमेम्बर दिस दैट योर हेयर आर रियली ब्यूटीफुल, दिस इज इनकरेक्ट। Your hair is really beautiful, this is the correct way. Okay, so we should remember this, we should know this के hair जो है हमेशा singular ही होता है। I saw a dream last night, आपको पता है ये अक्सर लोग कहते हैं, और मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैंने ड्रीम देखा, मतलब उनको एक्सप्रेस यही करते हैं इसी जबान से। तो हमें क्या कहना है? आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, मुझे कल, क्योंकि देखिए ड्रीम या तो पास्ट में होता है या तो फ्यूचर का कोई ड्रीम होता है। प्रेजेंट में कोई ड्रीम नहीं देखता है, वो उसके लिए काम करता है। ओके, अब अगर मैं ये कहती हूँ आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, तो ये करेक्ट है। आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। अगर हम ये बोलते आई सॉ अ ड्रीम, तो सॉ कभी नहीं होगा, मैंने कभी देखा नहीं है, मुझे ड्रीम आया था। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। ओके, तो ये सही तरीका है। शी इज वेरी जेलस फ्रॉम हर, तो ये भी रॉन्ग है। शी इज वेरी जेलस ऑफ हर। इंशाल्लाह कभी वक्त ऐसा रहा, अल्लाह ने चाहा, तो नेक्स्ट हमारा जब भी प्रोग्राम होगा मैं आपके लिए खास प्रेपोजिशन का रखूंगी, उसमें कुछ स्लाइड्स, क्योंकि प्रेपोजिशन के सीखने से आप 20% इंग्लिश तो ऐसे ही सीख लेंगे। और प्रेपोजिशन का करेक्ट यूजेज आना जो है, अगर आ जाता है, मैं समझती हूँ, तो इंसान बहुत सारी चीजें उसमें कवर कर लेता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब भी रहेगा प्रोग्राम हमारा, तो मैं प्रेपोजिशन आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी। तो इसमें देखिए शी इज वेरी जेलस ऑफ हर। ओके, तो ये देखिए फ्रॉम और ऑफ पूरा सेंटेंस आपको रॉन्ग बना देता है, तो ये हमको याद रखना है। Yes, I have a free time, इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, यहाँ देखते हैं। What is time in your watch? है ना, हम लोग अक्सर बोलते तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, लेकिन टाइम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे ये मेरा मोबाइल है, मैं इसे देख सकती हूँ, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, मैं इसे देख सकती हूँ। ओके, लेकिन अगर कोई फीलिंग्स है जिसे हम देखना चाहते हैं, तो क्या देख सकते हैं? क्या किसी की ऑनेस्टी को देखा जा सकता है? क्या कोई ग्रीडी है, हम उसे देख सकते हैं? नहीं। उसे जो फील कर सकते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है एब्स्ट्रैक्ट। तो टाइम जो है ना, आप उसे देख नहीं सकते। व्हाट इज टाइम इन योर वॉच? टाइम आपको दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। समझ गए? तो ये करेक्ट वे है, करेक्ट तरीका है कहने का, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, यस आई हैव अ फ्री टाइम। तो यस आई हैव फ्री टाइम, अ फ्री टाइम कभी नहीं होगा। वक्त को कभी भी आप क्वांटिटी में, हमें पता है कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रुकने के लिए इसलिए भी बोल रही थी कि अक्सर देखिए हम व्हाट्सएप चैट पर हमें कोई मैसेज करता है तो हम कहते हैं आई विल कॉल यू लेटर, और आई विल कॉल यू व्हेन आई एम फ्री, है ना, जब मैं फ्री रहूंगा तब मैं तुमसे बात करूंगा, और आई विल मैसेज यू इन माय लेजर। ओके, तो एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, शी वाज आस्किंग मी, कि उन्होंने मुझसे पूछा कि फ्री टाइम को और क्या कह सकते हैं इंग्लिश में। तो मैंने उन्हें बहुत सारी चीजें बताई कि स्पेयर टाइम कहा जा सकता है, लेजर कहा जा सकता है, और मैंने उनसे कहा कि डाउन टाइम भी कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा मुझसे कि लेजर तो ठीक है, मैं लेजर इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं स्पेयर टाइम भी इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मैं डाउन टाइम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने मुझसे कहा कि लोग मुझे गरीब समझेंगे, मेरा डाउन टाइम चल रहा है। तो ऐसे भी लोग कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल करने से डरते हैं। तो हमने आप लोगों के लिए ये रखा है कि देखिए, जब डाउन टाइम, हम जो है फ्री टाइम को बिल्कुल कह सकते हैं स्पेयर टाइम है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फ्री टाइम है, तो हम बिल्कुल इसे कह सकते हैं, इससे हम गरीब नहीं होने वाले हैं। ठीक है, हमारा बुरा वक्त नहीं चल रहा है। तो इंग्लिश में बहुत सारे लोग कुछ फ्रेजेस इसलिए भी नहीं इस्तेमाल करते कि ये सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है, हाँ ये सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है, मैं नहीं इस्तेमाल करने वाली हूँ।
ये ऐसा सोचते हैं लोग, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जो सही है ना उसको मान लीजिए, उसको इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो अगर वो गलत है तो नहीं इस्तेमाल करें, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ओके आई विल मैसेज यू इन माय डाउन टाइम, दैट डजंट मीन कि मैं गरीब हो रही हूँ और मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, ओके ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हमारा सेशन।